बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि सर जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बताइए। तो मैं एमसीक्यूज से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज तो नहीं, सेक्शन वाइज एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। सबसे पहले है पार्ट 1 समष्टि अर्थशास्त्र के एमसीक्यूज। कौन कौन से समष्टि अर्थशास्त्र के में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर को भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो है आंसर होगा और क्यों होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किस सिद्धांत का अध्ययन करते हैं? 4 सिद्धांत दे रखे हैं। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट जब पता नहीं तो इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले सिद्धांत के बारे में देखिए। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र करता है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यापक यानी कि बड़ी सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। हमें ये सबसे पहले ये पता करना इसमें से कौन कौन सा जो सामूहिक होता है। राष्ट्रीय आय सामूहिक होता है, उपभोक्ता एक का, उत्पादक एक का, यानी कि यहाँ पर सामूहिक केवल कौन सा है? राष्ट्रीय आय है जो ग्रुप में होता है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। दैट मीन्स राइट आंसर इज राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 रोजगार सिद्धांत का संबंध है। रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो रोजगार सिद्धांत है, रोजगार की अवधारणा के बारे में हमेशा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। जो कीन्स की थ्योरी है, कीन्स की रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इसी से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय प्रवाह में शामिल होता है। चक्रीय प्रवाह में से इन ऑप्शन में से क्या शामिल होता है? पहला है वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप बता रहे हैं आपको वास्तविक प्रवाह शामिल होता है। तो चक्रीय प्रवाह अगर आपने पढ़ा है तो पता चलेगा वास्तविक चक्रीय प्रवाह के प्रकार है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। ठीक है ना, यानी कि जब दोनों सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा आता है? इसके अंतर्गत आता है आपका फर्म आता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें आता है आपका हाउस होल्ड यानी कि परिवार, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है सरकार और उसके बाद आता है इसमें शेष विश्व। तो परिवार को हम सी से लिखते हैं, सरकार को जी से लिखते हैं, फर्म जिसको हम लिखते हैं आई से, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और शेष भी यानी कि एक्स माइनस एम। तो इन चारों की प्रतिपूर्ति कौन सा इसमें करता है ये देखना पड़ेगा। दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दैट इज राइट आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें से किस ऑप्शन को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? साधन लागत यानी कि एफसी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी इसमें से कौन सा होगा वो बताना है। राष्ट्रीय आय है, सकल निवेश है, घरेलू आय है, इनमें से कोई नहीं। तो एनएनपीएफसी इसमें से है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को ही हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर एनएनपीएफसी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, ये सभी विधि से। और सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रीय आय है तो उत्पाद, आय और व्यय तीनों विधियों से इसकी गणना की जाती है। द राइट आंसर इज ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? बीमा है, विनिर्माण है, व्यापार है, बैंकिंग। द्वितीय क्षेत्र का संबंध निर्माण क्षेत्र से होता है जहाँ पर फैक्ट्रियों में वस्तुओं सेवाओं का निर्माण किया जाता है। दैट इज राइट आंसर इज विनिर्माण। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। राष्ट्रीय आय में अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 से ज़्यादा बार शामिल किया जाता है तो आपको बताना उसको क्या कहते हैं।
एकल गणना, बहुल गणना, दोहरी गणना या एक से ज़्यादा बार किसी चीज़ की हो तो उसको ना ही एकल बार मतलब एक बार, बहुल बार मतलब बहुत ज़्यादा बार और दोहरी गणना मतलब 2 बार। तो बेसिकली उसको दोहरी गणना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आपको दोहरी गणना पे ही टिक लगाना है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? कौन कौन सी शर्तें जिसके अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली को पूर्ण करना होता है? आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज और उपयोग सही। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? सबसे समझना, एक ऐसी प्रणाली होती है जिस पर प्रत्यक्ष रूप से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो कैसे पॉसिबल है? अगर हमारी आवश्यकताएं सीमित है तभी हम कर पाएंगे, सही है। सीमित विनिमय क्षेत्र यानी कि विनिमय का जो क्षेत्र होता है, खरीदने का, बेचने का, एक्सचेंज करने का, वो एक छोटा सा होता है। आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज होता है। तो तीनों सही है। जब तीनों सही है तो हमारा राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? इसमें से किसके अनुसार ये आंसर है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे? तो आपको पता होना चाहिए, हार्टले विदर्स है, हार्टे है, प्रोफेसर टॉमस है या फिर कीन्स है। इसका सही आंसर क्या होगा? देन द राइट आंसर इज हार्टले विदर्स। इस स्टेटमेंट को हार्टले विदर्स ने दिया था, तो आपको हार्टले विदर्स पर टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, जनता का बैंक कौन सा है? इसमें से जनता बैंक किसे कहा जाता है? व्यापारिक बैंक को, केंद्रीय बैंक को, ए तथा बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो जनता बैंक जो जनता के लिए काम करता है, जनता के लिए सेवा प्रदान करता है, वो होता है व्यापारिक बैंक। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक का काम देश की सभी बैंकों के ऊपर निगरानी रखना होता है, तो केंद्रीय बैंक तो होगा नहीं। और एक ही चीज़ रखे व्यापारिक बैंक, दैट इज व्यापारिक बैंक इज राइट आंसर। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR। क्वेश्चन नंबर 12, साख मुद्रा का विस्तार कब होता है? अगर CRR में परिवर्तन किया जाए। और किस प्रकार परिवर्तन किया जाए? CRR को घटाया जाए, बढ़ाया जाए, ए और बी दोनों संभव है, ये इनमें से कोई नहीं। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आवश्यक रूप में जमा करके रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब जमा करके रखना पड़ता है तो CRR को जब कम किया जाएगा तो उसके बाद ही साख मुद्रा का विस्तार होगा। दैट इज राइट आंसर इज घटता है। नेक्स्ट, ATM का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्मली आप ATM का हर कोई इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ATM का पूर्ण नाम क्या है। एनी टाइम मशीन, ऑल टाइम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ए एंड बी दोनों। तो सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये राइट आंसर है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। RBI है, SBI है, CBI है या BOI है? तो राइट आंसर इसे बताइए जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही, राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। क्वेश्चन नंबर 15, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? साख नियंत्रण जो कि केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, भारत में RBI के द्वारा, तो कौन कौन सा है? कीमत में स्थिरता लाना, विदेशी विनिमय दर को स्थिरता लाना, उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि के उपाय करना, या उपयुक्त सभी। किस कारण से साख का नियंत्रण किया जाता है? तो राइट आंसर इज उपयुक्त सभी, इन सभी को सॉल्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? नरसिम्हन समिति जो बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? कर सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, या आधारभूत संरचना के लिए? द राइट आंसर इज बैंकिंग सुधार के लिए। बैंकिंग में विभिन्न प्रकार के सुधार लाने के लिए ही नरसिम्हन समिति ने काम किया था और अपने रिपोर्ट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। तो इस कथन को देने वाले थे प्रोफेसर JB से, JS मिल, कीन्स या रिकार्डो? द राइट आंसर इज रिकार्डो ने कहा था। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, क्योंकि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट है तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर देने वाले हैं पीगू, माल्थस, JM कीन्स या मार्शल?
द राइट आंसर इज J.M. केन्स। MPC प्लस MPS क्या होता है? यानी कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का सम क्या होता है? अनंत होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़ हमेशा कि MPC और MPS का टोटल हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा या कम भी नहीं होगा। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? APC प्लस MPS इक्वल टू 0, APC प्लस MPS इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज लेस देन 1 और MPC प्लस MPS इज ग्रेटर देन 1। अभी मैंने ऊपर बताया था कि MPC और MPS का टोटल 1 होता है। द राइट आंसर दैट इज MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, सी ऑप्शन। कीन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? किस कारण से आय का संतुलन निर्धारित होता है? कहाँ पर निर्धारित होता है? बेसिकली हमें पता है जिस बिंदु पर AD और AS आपस में बराबर होगा वहीं पर आय का संतुलन निर्धारित होगा। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा दे रखा? सामूहिक आय मांग AD, सामूहिक पूर्ति AC, C A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। द राइट आंसर इज A तथा B दोनों। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रखे K इक्वल टू 1 अपॉन MPC, K इक्वल टू 1 अपॉन MPS, K इक्वल टू 1 माइनस MPS और K इक्वल टू 1 प्लस MPS। तो द राइट आंसर इज K इक्वल टू 1 अपॉन MPS राइट आंसर है। इसी को दूसरी तरीके दिया हो सकता है K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। 1 में से MPC माइनस करेंगे हमेशा MPS ही आएगा, तो MPS से 1 को डिवाइड करेंगे, दैट इज गिव अस K मीन्स मल्टीप्लायर। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? K इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा I, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, K इक्वल टू I इक्वल टू S, इनमें से कोई नहीं। दैट मीन्स द राइट आंसर इज B, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। मतलब आय में परिवर्तन को निवेश में परिवर्तन से भाग करने का जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा MPC अगर 0.5 है तो ऐसे में MPS भी 0.5 होगा। तो 0.5 से हम अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट से 0 कट गया, दैट इज गिव्स अस 2। दैट राइट आंसर इज 2। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 30 अक्टूबर से 1 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो या तो 31 अक्टूबर से 31 सितंबर तक कोई शुरू नहीं होता है, दैट मीन्स या तो A होगा या तो B होगा। इंडिया में हमारा नववर्ष हमेशा मार्च से शुरू होता है, सॉरी अप्रैल से शुरू होता है। दैट मीन्स द राइट आंसर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? आय कर को, उपहार कर को, A और B दोनों को, उत्पाद कर को। आय भी डायरेक्ट मिलता है और उपहार कर भी डायरेक्ट लगता है, दैट मीन्स A और B दोनों राइट आंसर है। पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष कर, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय। विदेशी विनिमय बाजार के रूप में, विदेशी विनिमय बाजार के कौन कौन से रूप हैं? हाजिर या चालू बाजार है, वायदा बाजार है, A और B दोनों, इनमें से कोई। इस बाजार के अंतर्गत दोनों रूप पाया जाता है, चालू बाजार भी और वायदा बाजार। दैट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन इज A एंड B दोनों। संतुलन व्यापार का अर्थ क्या होता है? पूंजी के लेन देन से, वस्तु के आयात निर्यात से, कुल क्रेडिट तथा डेबिट से, इनमें से सभी। व्यापार संतुलन का संबंध वस्तुओं के आयात और निर्यात से होता है, जिसका लेखा जोखा रखा जाता है उसे हम जो है व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। थैंक यू।